हेलो क्लास 9। तो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो अलंकार किसे कहते हैं, पहले तो ये समझ लेना है हमको। अलंकार मीन्स आभूषण, यानी कि गहने। जैसे किसी लेडीज को सुंदर बनाने के लिए गहनों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब हम कहीं जाते हैं पार्टी में तो सुंदर सज धज के जाते हैं ना, और दिनों से कुछ अलग स्पेशल बन के। तो आभूषण जो होते हैं, मतलब गहने, हमारे सौंदर्य को बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार जो अलंकार हैं, ये किसको बढ़ाते हैं? कविता की सुंदरता को, साहित्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों को अलंकार कहा जाता है। तो इतना समझ लिया कि मीन्स कविता को अगर हमें सुंदर बनाना है ताकि अच्छी लगे कविता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अलंकारों का प्रयोग करेंगे ताकि कविता सुंदर लगे। तो अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। वैसे तो अलंकार बहुत सारे होते हैं, पर आपके सिलेबस में इतने ही है, तो हम इतनों का अध्ययन करेंगे इस बार। तो अब हमने ये देखा शब्दालंकार। शब्दालंकार वो होते हैं जो कविता में शब्दों के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। मीन जब कविता शब्दों के द्वारा सुंदर लगती है तो उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। और जब शब्द तो कोई खास नहीं लग रहे, पर उनके मीनिंग जो है, अर्थ, उनकी जो अर्थ हैं वो बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, तो उसे अर्थ अलंकार कहेंगे। भाई बात तो सुंदर लगने की है, कविता सुंदर लगनी चाहिए, चाहे शब्द के द्वारा लगे चाहे अर्थ के द्वारा लगे। तो अब हम पढ़ेंगे पहला शब्द अलंकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। तो पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या है? काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन या वर्ण, व्यंजन माने स्वर और व्यंजन आपने पढ़े हैं ना बचपन में, क ख ग घ और ओ आ स्वर हैं और क ख ग व्यंजन है। तो यानी कि जब एक ही स्वर, या चाहे ओ आ रहा है, चाहे आ रहा है, या फिर चाहे क ख ग में से कोई भी वर्ण माने अक्षर बार बार आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है, कहने का मतलब है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जैसे देखो, तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। अब यहाँ देखो, तो अब यहाँ आपको ये देखना है कि मात्राओं से कोई मतलब नहीं है, मात्रा उस पर कोई भी लगी हो, पर वर्ण वही होना चाहिए। जैसे अब यहाँ देखो, तरनी में तो आया एक बार, 2 बार, तनुजा, फिर तो आया, फिर तो आया, फिर तो आया। कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 बार आ गया ना, एक से ज़्यादा बार आया है, तो सुंदर लग रही है कविता बोलने में। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। वो जैसे हम बच्चे भी बोलते ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है कि अच्छा लग रहा है बोलने में, है ना। तो ये है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और इसका एक दूसरा उदाहरण ये देखो यहाँ। तो अब स्पष्टीकरण भी आप दोगे। स्पष्टीकरण में एक्सप्लेनेशन। तो ये देखो, उसको एक्सप्लेन करोगे। प्रस्तुत पंक्ति में त वर्ण की, वर्ण माने अक्षर, त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति माने होता है रिपीटेशन, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब वो जो वर्ण है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब दूसरा देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब इस पर चाहे मात्रा कोई भी लगी हो, मैंने बताया था ना, च पर आ की मात्रा लगी है, च है, पर इस पर कोई लगी हो, पर बिंदी है, पर है च। ये च देखना है आपको, मात्राओं से कोई मतलब नहीं है। च फिर च आया, फिर च आया, ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्पष्टीकरण, प्रस्तुत पंक्ति में च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। क्लियर? अब एक और है, जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजती है, इसमें क वर्ण की
बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे हमने आपको वो रसखान के सवैये पढ़ाए थे, ठीक है, तो उसमें भी मिलिकालिंद कूल कदम्ब की डारन, क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार होना चाहिए? अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा होता है कौन सा? यमक अलंकार। पहला हमने पढ़ा अनुप्रास, अब दूसरा हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। अब अनुप्रास में तो क्या था, एक वर्ण बार बार आ रहा था। अब इसमें जो है यमक अलंकार में एक शब्द बार बार आता है। एक शब्द अगर एक से अधिक बार आए और हर बार उसका मीनिंग बदल जाए, पहले शब्द का मीनिंग कुछ और हो और सेकंड शब्द का मीनिंग कुछ और हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ये देखो, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, ठीक है, एक ही अर्थ नहीं, मतलब मीनिंग बदल जाए दोबारा आने में, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे ये देखो, जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ 3 बेर का मतलब है जे 3 बेर खाती थी ते वे 3 बेर खाती हैं। ये सीता के लिए आया है। जब सीता अयोध्या में थी तो वो अपने मम्मी पापा के घर में तो 3 बेर, इस बेर का मतलब है समय। जो पहला ये बेर है इसका मतलब है समय, और जो दूसरा बेर है ये फल, एक प्रकार का फल होता है ना, ठीक है। जैसे बेर हम खाते हैं, शिव को भी चढ़ाते हैं शिवरात्रि पर, वो बेर फल। तो यहाँ सीता जो है अयोध्या में और या मिथिला में जब वो रहती थी तो 3 समय खाना खाती थी। 3 बेर, बेर माने समय, 3 टाइम खाना खाती थी। हम भी तो खाते हैं ना, सुबह दोपहर फिर शाम को खाते, 3 टाइम। तो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाना खाती थी। और अब वे जब अपने पति के साथ जंगल में चली गई हैं तो अब वहाँ खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि उनको क्या मिल रहा है? 3 बेर मिल रहे हैं। बेर माने फल। अब 3 ही बेर खा रही है, उसी से गुजारा कर रही है, ठीक है। तो स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पंक्ति में पहले 3 बेर का अर्थ 3 प्रहर, प्रहर माने 3 बार। प्रहर क्या होते हैं? जैसे सुबह दोपहर, पहर है ना, तो इसे प्रहर बोलते हैं। तो 3 प्रहर यानी कि बार, 3 बार या समय, 3 समय खाना खाती थी। तथा दूसरे बेर का अर्थ है 3 बेर के फल। यहाँ 3 बेर के फल, अतः यहाँ यमक अलंकार है। वहाँ 3 बेर खा रही है बस। अब दूसरा उदाहरण है, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अब यहाँ देखो, तू मोहन के उर्वशी है, इस उर का मतलब है हृदय, दिल। तो कह रहे हैं तू मोहन के दिल में बसी है। और उर्वशी समान, और किसके समान? इस दूसरे उर्वशी का मतलब क्या है? जो अप्सरा होती है, स्वर्ग की एक अप्सरा, उसका नाम है उर्वशी, ठीक है। और इस पहले उर्वशी का मतलब क्या है? पहले हृदय में बसना। उर माने हृदय, वशी माने बसना। पहले उर्वशी का मतलब हृदय में बसना और दूसरे उर्वशी का मतलब अप्सरा, ठीक है। तो स्पष्टीकरण इसीलिए क्योंकि बार बार आया है, उर्वशी 2 बार आया है ना, पर अर्थ बिल्कुल भिन्न है, अलग है, इसका अर्थ इसका अर्थ अलग। तो प्रस्तुत पंक्ति में पहले उर्वशी का अर्थ हृदय में बसी तथा दूसरे उर्वशी का अर्थ अप्सरा, उर्वशी जो इंद्र के राजमहल में रहती है, वो उर्वशी। यहाँ यमक अलंकार है। इसलिए पहले उर्वशी का मतलब है उर में बसना, उर माने हृदय, और दूसरे उर्वशी का मतलब है उर्वशी, अप्सरा, ठीक है। तो हो गया यहाँ कौन सा अलंकार? यमक अलंकार, ठीक है। अब देखो, ये देखो, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब ये पहले कनक का मतलब है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब है सोना, ठीक है। ये 2 बार कनक आया है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब यहाँ कवि कह रहा है कि जो ये 2 कनक हैं, दोनों प्रकार के, एक कनक माने धतूरा, दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। तो दोनों ही जो कनक होते हैं ये इंसान को पागल बना देते हैं अगर ज़्यादा हो जाए तो। ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में पहले कनक का अर्थ धतूरा तथा दूसरे कनक का अर्थ है सोना, अतः यहाँ यमक अलंकार है, ठीक है। दोनों ही कनक खतरनाक होते हैं इंसान के लिए, क्योंकि दोनों में ही नशा होता है। मादकता माने नशा। अब सोना ज़्यादा हो जाए तो इंसान वैसे ही पागल हो जाता है, मेरे पास बहुत सोना हो गया है। और पहला धतूरा, अगर कोई धतूरा खा ले तो वैसे ही बोरा जाएगा, पागल हो जाएगा। अब है
नंबर 3 है श्लेष अलंकार। ठीक है, अभी अभी शब्द अलंकार चल रहे हैं। श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार की क्या परिभाषा होती है? जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब है जैसे हम लोग वो चिपकाते हैं ना, फेविकॉल का जोड़, मतलब गम, चिपकना। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि अनेकार्थी शब्द होते हैं। शब्द तो एक ही होगा पर उसके मीनिंग कई होंगे, एक शब्द के अनेकार्थी शब्द जैसे। ठीक है, अब यहाँ देखो, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। अब यहाँ जो सिली मुख है, ये सिली मुख है ना, तो इसके दो मीनिंग है। शब्द तो एक ही है पर मीनिंग इसके दो हैं। अब सिली मुख का मतलब बाण भी होता है और सिली मुख का मतलब भौरा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ ये राम के लिए यूज हुआ है, क्योंकि राम वन को गए हैं रावण के सिरों का नाश करने के लिए। ठीक है, कमल रूपी राम बाण, धनुष बाण रखकर जंगल को जा रहे हैं। तो पहले सिलीमुख शब्द एक है पर इसके क्या है, मीनिंग डिफरेंट है, मतलब दो मीनिंग है, अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, जैसे उत्तर, उत्तर का अनेकार्थी शब्द होते हैं ना, उत्तर एक दिशा भी होती है और उत्तर माने जवाब भी होता है, आंसर। तो ऐसे ही है ये, जिसमें एक शब्द के कई मीनिंग हो वो श्लेष अलंकार होता है। ये देखो, उपर्युक्त पंक्ति में शिलीमुख के दो अर्थ हैं, पहला बाण और दूसरा भौरा, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अब यहाँ देखो एक और, चिर जीवे जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलदर के वीर। अब यहाँ जो है वृषभानुजा और हलदर दो शब्द ऐसे हैं जिनके शब्द तो एक हैं पर मीनिंग अनेक है। वृषभानुजा माने क्या होता है, एक तो होता है वृषभानु की पुत्री राधा। ये देखो, वृषभानु की पुत्री, पहली वृषभानुजा का मतलब है वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, मतलब राधा के जो पिताजी थे उनका नाम वृषभानु था और उनकी बेटी हुई राधा। तो इसका एक मतलब तो राधा है और दूसरा, यहाँ देखो मैं यहाँ आपको बताती हूँ, एक मतलब इसका राधा और दूसरा मतलब है इसका मीनिंग बैल की अनुजा गाय। ठीक है, यानी कि अनुजा माने क्या होता है, बहन, तो बैल की बहन है गाय। तो दो मीनिंग है इसके। और यहाँ हलदर, हलदर के तो बहुत सारे मीनिंग हैं। ठीक है, हलदर माने एक तो बलराम, कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम था ना, और उनको हलधर भी कहते थे क्योंकि जब वो लड़ाई लड़ते हैं तो उनके जो अस्त्र हैं, शस्त्र अस्त्र, उसका नाम है हल, वो हल से लड़ाई करते हैं, तो इसलिए उनको हलधर, हल को धारण करने वाला, इसलिए कहा गया है। ठीक है, और दूसरे हलधर का नाम है, मतलब है और दूसरे हलधर का मतलब है बैल, हल को धारण करने वाला। ठीक है, क्योंकि बैलों के कंधे में होता है ना, वो हल तो रखते हैं। अब आजकल तो ट्रैक्टर से होती है जुताई, पर पहले बैलों से होती थी, तो उनके कंधे में हल जो है वो हल से जोता, इसलिए उनको हलधर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया श्लेष अलंकार। थैंक यू चिल्ड्रन।